फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप भी बिहार डीएलएड का जो है इंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि जिनका भी पेपर जो है बिहार डीएलएड का होने जा रहा है 8, 9, 10, 11 या किसी भी डेट में अगर आपका पेपर है तो बिल्कुल ही आपके लिए ये रामबाण क्लास होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, वो सभी सब्जेक्ट के प्रश्न मैंने उठाए हुए हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के जो प्रश्न है, आपके हिंदी हो गया, जीके हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, मैंने इंग्लिश हो गया, हर एक प्रश्न को मैंने रखा हुआ है। और मुझे लगता है कि जो इस क्लास को देख लेगा और एग्जाम हॉल में बैठेगा बिहार डीएलएड के, तो बहुत बड़ा स्कोर करके आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको भी एक सीट पक्का करना है अपना सरकारी कॉलेज में तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि आप इस क्लास को अंत तक देख लेना। आपको बिल्कुल नया जो सिलेबस है बिहार डीएलएड 2026 का, उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्लास जो है आपके लिए बनाया गया है। तो चलिएगा, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, तो फटाफट से हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने क्या है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिएगा, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि हर एक क्लास आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब से जितने भी दिन आपके एग्जाम होने वाले हैं, हर एक दिन आपके लिए ये क्लासेस बिल्कुल प्रोवाइड होने वाले हैं। तो फटाफट से पहला प्रश्न आपके सामने क्या कर रहा है, देखिएगा। सामान्य हिंदी से रिलेटेड पहले जो है हमने प्रश्नों को रखा हुआ है। पहला प्रश्न है कि लंबोदर शब्द में कौन सा समास है। स्टार लगा लो प्रश्न पे, जो मैं प्रश्न आपको करा रहा हूँ स्टार लगा लो, क्योंकि ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में सीधे आने वाले हैं। तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, बिल्कुल लंबोदर शब्द में कौन सा समास है, ये प्रश्न में पूछा गया है, बताएंगे सभी लोग। लंबोदर, लंबा है ओदर जिसका, अर्थात ये गणेश जी को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जब किसी शब्द के अर्थ अलग निकलते हैं तो आप समझ लेना कि वो जो है बहुब्रीहि समास ही होगा। और खास करके जितने भी भगवान के नाम है वो सभी के सभी बहुब्रीहि समास ही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है मैथिली मैथिली कोकिल के नाम से बिहार के किस प्रसिद्ध कवि को जाना जाता है। मैथिली कोकिल के नाम से बिहार के किस प्रसिद्ध जो है कवि को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लगता है आपको, फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, विद्यापति उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जिसमें लिखा गया है कि जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके। यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट से आप क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर बताएंगे कि जिसके पार देखा जाता है उसको एक शब्द में हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आप ऑप्शन को देखते रहो और राइट उत्तर बताने की कोशिश करो सभी लोग। तो जिन्हें बताया है पारदर्शी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिसके पार देखा जा सकता है उसे बोलते हैं पारदर्शी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है सामान्य विज्ञान से रिलेटेड कि जो है सिट्रस फलों जैसे कि नींबू, संतरे में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिट्रस फलों में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सिट्रस फलों में जो है आप लोगों का साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है। तो जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ऑक्सीजन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ स्थित होती है? क्वेश्चन नंबर 6 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं और प्रश्न में कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे जो बड़ी हड्डी होती है फीमर, वो जो है कहाँ स्थित होती है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं जांघ में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारी का जो है नेतृत्व किसने किया था? क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था बिहार में, ये हम लोगों से पूछा गया है। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 7वें की जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बता रहे हैं, बाबू कुंवर सिंह, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो और ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये क्लास आपको 100% की सिलेक्शन दिलाने वाला है और सुबह शाम दोपहर ये डेली चलने वाला है। तो आप इसे इग्नोर ना करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं कि आपका एग्जाम किस डेट को है, ताकि आपके लिए स्पेशल आज है क्लासेज आपको कराया जाए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं शुक्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी को बिहार आने का निमंत्रण किसने दिया था? चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 के दौरान महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं राजकुमार शुक्ल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है आपके सामने, ये रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं और फटाफट से आप यहाँ पे रीजनिंग में अगला जो है श्रृंखला का अगला पद बताना है, आप फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जो 10वां नंबर प्रश्न है, इसके राइट उत्तर क्या होने वाले हैं ये आपको बताना है। क्या लगता है आपको? ये रीजनिंग है, थोड़े से अगर आप ध्यान पूर्वक देखोगे तो आप आसानी से कर लोगे। जैसे 5 से लिखा है 11, अगर हम देखेंगे तो 5 में 2 से गुणा कर देते हैं और 1 जोड़ देते हैं, तो 5 दूना 10 और 1 11। फिर 11 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, तो 11 दूना 22 और 1 23। फिर 23 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, 23 दूना 46 और 1 47। फिर उसी प्रकार 47 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, तो 47 दूना 94 और 1 95 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है यदि पेन को कूट भाषा में 31 लिखा जाता है तो पार्क को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11, क्या लगता है आपको? इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा क्या है, तो लिखा है पेन, PEN। हम इसमें अगर समझने की कोशिश करते हैं तो P 16 पे होता है, E 5 पे होता है और N
14 पे होता है। तो अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 14 और 5, 14 और 16, 30, 5 कितना हो गया 35, ये तो हो गया 35, पर लिखा है 31, अर्थात माइनस का 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 31। क्या किया है, सभी अंकों को जोड़ा है फिर -4 किया गया है, ठीक है। वही काम अगर हम यहाँ पे करते हैं तो P 16 पे होता है, A 1 पे होता है, R 18 पे होता है और आपका K जो है कितना पे होता है 11 पे। जोड़ लो, ये हो जाएगा 34, 34 11 45 और 1 46। 46 में से अगर हम 4 को माइनस करते हैं, यहाँ पे कितना माइनस किए थे 4, तो यहाँ पे देखोगे 4 क्यों माइनस किए थे, तो यहाँ पे 3 अक्षर है, तो 3 से एक अक्षर ज़्यादा हमने उठाया था, तो यहाँ पे कितना अक्षर है 4, तो 4 से एक अक्षर हमें ज़्यादा उठाना पड़ेगा, मतलब 5 जो है यहाँ पे घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 41 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है विषम शब्द का चयन करें। इसमें जो है हमें क्या करना है, विषम अर्थात अलग वाले की पहचान करनी है। बताइएगा आपके पास क्या है, पटना है, गया है, रांची है, मुजफ्फरपुर है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें अलग चुनना है। अलग का मतलब ये हुआ कि 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 में से 3 तो एक जैसे हैं और एक जो है बिल्कुल हमारा अलग है। जो अलग है वही हमारा राइट उत्तर है, इसमें आपको ध्यान देना है। तो जब हमने चारों ऑप्शन को देखा तो पटना, यहाँ पे जब मैंने देखा तो पटना, मुजफ्फरपुर और गया, ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये अपना बिहार में है। पर जब देखेंगे ऑप्शन नंबर सी रांची, तो ये जो है हमारे राज्य का नहीं है, ये तो झारखंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल अलग है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और इनका जो है योगफल 160 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि दो संख्याओं का अनुपात जो है यहाँ पे दिया गया है 3:5 और इनका जो है इनका योग 160 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है हमें। तो देखिए सबसे पहले हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो है दो संख्याएं क्या है हमारे पास, तो एक मान लेते हैं कि 3x है, तो दूसरा है 5x। जब भी अनुपात में संख्या हो तो उसमें आप XYZ कुछ भी लगा के मान सकते हो। कह रहा है इनका योग करोगे तो आपको मिलेगा 160, तो हमने इनका योग कर लिया, 160 हो गया। ये 5 और 3 हो जाएगा 8x बराबर 160। अगर हम देखेंगे 8 के पहाड़े में कटेगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा 8 दूना का 16, अर्थात x बराबर 20। इसने पूछा क्या है कि इनका जो है योग 60 है, तो छोटी संख्या अब बताओ छोटी 5 होता है या 3, तो कहोगे 3 होता है। 3 और x का वैल्यू 20, 20 3 60 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एक वस्तु को 400 में खरीद कर 500 में बेच दिया गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 14 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। एक वस्तु को 400 में खरीद कर 500 में बेच दिया गया तो लाभ प्रतिशत क्या होने वाला है। सबसे पहले देखो, अगर आप कोई सामान 400 में खरीदोगे और 500 में बेच रहे हो तो आपके जो लाभ होने वाला है ये कितने का होगा, 100 रुपये का। ये कितने का लाभ होगा, 100 रुपये का। अब समझिएगा 100 रुपये का लाभ होगा, पर परसेंटेज में बताना है तो ये बट्टा में हो जाएगा क्रयमूल्य, अर्थात 400 गुणे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से 100 में भाग दे दो, 25 चौका 100, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या
को दुगुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले आपको वृत्त के जो क्षेत्रफल है ये पता होना चाहिए, तो ही ये आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जब तक आपके एग्जाम समाप्त नहीं होंगे तब तक ये क्लासेज डेली प्रोवाइड होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर करना है तो आपको डेली क्लास करना पड़ेगा। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे कि वृत्त की त्रिज्या जो है हमने मान लिया कि अभी x है और दुगुना कर दिया जाए तो ये हो जाएगा अभी r है तो दुगुना करोगे तो 2r हो जाएगा। इसने कहा इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल मैंने निकाल दिया, इधर निकालेंगे तो ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे कितना दिया है 2r, इसका स्क्वायर करेंगे ये तो पाई से पाई कट जाएगा, ये आर स्क्वायर बराबर ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर। एक से ये कितना हो रहा है 4, तो कितना गुना होगा 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए इंग्लिश का है। फिलिंग इन द ब्लैंक विथ करेक्ट जो है आर्टिकल, हमें जो है सही आर्टिकल की पहचान करनी है। कह रहा है कॉपर इज यूजफुल मेटल, कॉपर इज यूजफुल मेटल, यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है कि क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए, फटाफट से आप अपना राइट उत्तर बताओगे। यूजफुल मेटल के पहले क्या लगेगा, तो ए यूजफुल मेटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि चूज द करेक्ट जो है सिनोनिम्स फॉर द वर्ड अबैंडन का जो है सही समानार्थी शब्द हमें बताना है। अबैंडन का सही जो समानार्थी हो जाएगा लीव या फॉरसेक। ऑप्शन नंबर बी जो है आप अगर बताए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कह रहा है कि चूज द करेक्टली एंटोनिम फॉर द वर्ड एंसिएंट। एंसिएंट का जो है विपरीतार्थक हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 एंटोनिम विलोम शब्द बताइएगा। एंसिएंट का जो है विलोम हो जाएगा क्या चीज, मॉडर्न। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है फाइंड द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। फाइंड द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग वर्ड वाले जो है हमें पहचानने हैं। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्हें बताया कम्युनिटी COMMITE ये जो है आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है फिलिंग इन द ब्लैंक, यहाँ पे भी खाली स्थान में भरना है कि ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर मंडे। तो मंडे से पहले क्या लगेगा, यही प्रश्न में पूछा गया है, बताइएगा। देखिए जब भी बात निश्चित हो तो आपको सिंस लगाना होता है, तो मंडे जो है दिन फिर बिल्कुल फिक्स है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच ही वॉल्क्स यू स्लोली, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है एडवर्ब जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कह रहा है कि जो है सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, हमें जो है चेंज करना है पैसिव वॉइस में, अर्थात एक्टिव वॉइस हमें दिया गया है और इसको जो है चेंज करना है पैसिव में। राम किल्ड अ स्नेक, राम किल्ड अ स्नेक। क्वेश्चन नंबर 22वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं, फटाफट से आपके जो भी राइट उत्तर बन रहे हैं
बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जब इसके जो है अगर आप देखोगे तो चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्नेक वाज, ए स्नेक वाज किल्ड बाई राम। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। आपको हमेशा ही ध्यान देना है कि इसमें वर्ब का तीसरा रूप लगता है और बाई लगता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है आपसे कह रहा है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे जो है प्रभावी तरीका क्या है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है 23। 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि शिक्षण को रोचक, व्यवहारिक और व्यवहारिक बनाना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो है माध्यम क्या होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो है माध्यम क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है छात्र की जो है मातृभाषा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने सी को चुना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है प्रश्न आपका कि यदि कोई छात्र कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करोगे, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आप क्या करोगे कि उसके प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे और उसकी जो है जिज्ञासा को शांत करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है शिक्षण के दौरान बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं को जो है प्राथमिकता देना, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। गृह कार्य देने का मुख्य कार्य क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है गृह कार्य देने का जो मुख्य कार्य है, आप देख लो आपके सामने ऑप्शन चारों के चारों हैं कि जो है कक्षा में पढ़ाए गए पाठ अवधारणाएं का जो है अभ्यास और जो है सुदृढ़ करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है एक अच्छा शिक्षक वह है जो एक अच्छा शिक्षक हम किसे कह सकते हैं, यही पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न में हमें बताना है कि एक अच्छा शिक्षक कौन हो सकता है। तो आपको बताना है कि एक अच्छा शिक्षक वही होगा जो छात्रों में सोचने और सीखने की जो है क्षमता का विकास कराता हो। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में देर से आता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में देर से आता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे। 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको याद रखना है कि देर से आने का कारण जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया सी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है। करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 30वें के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है इससे
बच्चे सक्रिय रहते हैं और ज्ञान अधिक समय तक जो है अस्थायी रहता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक आयताकार खेत की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई जो है 16 मीटर है, उस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31, 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। एक आयताकार खेत दिया गया है, उसका लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होने वाला है? तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, लंबाई और गुणे चौड़ाई, यही तो होता है क्षेत्रफल बराबर। लंबाई दिया है 25 और चौड़ाई दिया है 16, कितना हो जाएगा? 16 पचे 80, 16 दूना 32 और 8 40, अर्थात 400 जिन्होंने बताया है वर्ग मीटर, बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि यदि 12 पेन का जो है क्रय मूल्य 180 रुपया हो तो ऐसे 8 पेनों का जो है क्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32, 32वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इसने कहा है कि 12 पेनों का जो है क्रय मूल्य 180 रुपया है, तो 8 पेनों का क्रय मूल्य बताओ। तो सबसे पहले हम एक पेन का मूल्य निकालेंगे। एक पेन का मूल्य कितना रुपया है? एक पेन जो है कितने का पड़ रहा है ये हमें पता करना पड़ेगा। अगर हम एक पेन का कीमत निकालेंगे तो टोटल हमने पैसा दिया है 180, तो हमें मिला है 12 पेन। यहाँ से काटेंगे 12 एक में 12, 12 पच्चीस 60, 15 रुपया। इसने कहा है 8 पेन लेना है, अर्थात इसमें 8 से गुणा कर दो, 15 8 120 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, क्लियर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 2/4, 5/6 और 7/12 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? अब देखिए सबसे बड़ी भिन्न अगर आपको पहचाननी है तो सबसे पहले आप आसानी तरीके से अगर इसको करना चाहते हो तो आप कर लेना, ये हो जाएगा 30/4, या आप इसके नीचे वाले के सारे के एलसीएम निकाल लो, ये भी आसान हो जाएगा। 4 6 12 का एलसीएम निकाल लो, आसानी से बन जाएगा, कितना हो जाएगा? 12। आप सभी में 12 से गुणा कर दो, 12 गुणे 3/4, फिर 12 गुणे 5/6, फिर 12 गुणे 7/12। यहाँ से 12 से 12 कटेगा 7 आएगा, यहाँ पे 6 दूना का 12 तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, ये पे 4 तिया 12 तो 3 तरीका 9 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन आ गई? 9। ये बीच वाली संख्या अर्थात 5/6 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो ये तरीका होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक संख्या का 35% यदि 105 है तो उस संख्या को जो है आपको बताना है कि वह संख्या कौन सी है। इसने कहा है कि कोई संख्या है, हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि वह संख्या x है, उसका अगर आप 35% निकालोगे तो आ जाएगा कितना? 105। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने कहा है कि जो है वह संख्या है कि क्या, आप बताओ 35 या 105, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 100 से 3 में गुणा करोगे 300 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे एक √125 प्लस √144 का मान क्या होगा? √125 प्लस √144 का मान क्या होगा? बहुत सिंपल प्रश्न है, आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। आप देखो सबसे पहले 625 का वर्गमूल कितना होता है? ये होता है 625 का वर्गमूल 25, और 144 का वर्गमूल कितना होता है? 144 का वर्गमूल 12, 12 25 कितना होता है? 37। 37 जो है हमारा राइट उत्तर आ रहा है। आपका क्या आ रहा है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, यदि वह 4 घंटे में 20 मिनट की दूरी, अब 4 घंटा 20 मिनट में दूरी तय करती है, तो आपको बताना है
कि उसका जो है दूरी कितना है। एक मोटर गाड़ी जो है 45 किलोमीटर का चाल है, स्पीड दिया गया है और समय हमें दिया गया है 4 घंटा 20 मिनट। तो कितना दूरी तय किया ये हमें बताना है इस प्रश्न का। तो ये जो है आज का होमवर्क क्वेश्चन है। सभी लोग इस प्रश्न के राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं बीएड के लिए, तो बिल्कुल डीएलएड के लिए इस बार बिल्कुल एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो ये क्लास आप रेगुलर कर लो, सुबह शाम 100% आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिएगा, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।